नमस्कार विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है? चलिए, तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो हमने कल स्टार्ट किया है और हमने फॉर्मूला राइटिंग सीख लिया था। और क्या सीख लिया था भाई? कुछ लिगेंड्स के जो प्रॉपर नेम होते हैं, नाम होते हैं, स्पेसिफिकली जो उनको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर उनका जब पोजीशन रहता है, फॉर्मूला रहता है, तब वो नाम यूज किए जाते हैं। क्योंकि साधारण नाम तो हम जानते हैं भाई, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड तो हम जानते हैं, लेकिन वही क्लोराइड जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ जाता है तो उसको क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? क्लोराइडो कहेंगे। ठीक है, तो और कुछ नियम्स पढ़ते हैं और कुछ कायदे पढ़ते हैं यहाँ पे कि IUPAC ने क्या क्या हमारे सामने बातें रखी हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप नाम लिखो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया गया हो, यानी उसमें कैटायन भी हो और एनायन भी हो, तो जैसा हमने फॉर्मूला लिखा है, पहले कैटायन का फॉर्मूला फिर एनायन का फॉर्मूला, वही बात यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा और फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। कैटायन सिंपल कैटायन हो सकता है, जैसे पोटेशियम है, सिंपल है ना, K4FeCN6, और कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सिंपल कैटायन हो सकता है या कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में हो सकता है। तो दोनों ही फॉर्म के अंदर आपको उसका नाम लिखना होता है। यही बात एनायन पे भी लागू होती है। सिंपल एनायन हो सकता है, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड ही रहेगा उसका नाम, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर उस कॉम्प्लेक्स का नाम यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हमें लिखना होता है, और वही इंपॉर्टेंट है क्या? है कि नहीं? क्योंकि बाकी काउंटर आयन तो हम लिख ही देंगे, जो सिंपल नाम है उसका वही लिखना होता है। और कैटायन और एनायन के नाम के मध्य में छोटा गैप छोड़ना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी है। किसके बीच है? किसके बीच में? कैटायन का पूरा नाम लिखा, फिर एनायन का नाम, गैप छोड़ करके। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हमारा कैटायन या एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है, तब उसका नाम कैसे लिखना है, यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रूल इसके अंदर क्या है कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, कैटायन की फॉर्म में या एनायन की फॉर्म में, है ना, वो हम एक छोटे से टर्म से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि कैटायन के साथ क्या लिखना है और एनायन के साथ क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों ही केस के अंदर, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको लिगेंड्स के नाम स्टार्ट करने हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए एंड करने हैं। यानी सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जबकि हमने फॉर्मूला लिखा था तब मेटल का फॉर्मूला सबसे पहले आता था, है ना, लेकिन नाम में उसका उल्टा होता है। लिगेंड्स के नाम सबसे पहले लिखे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया आपने, उसके बाद धातु या धातु आयन का नाम लिखा जाएगा, और धातु या धातु आयन के नाम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटे ब्रैकेट में रखा जाएगा रोमन लेटर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? क्या किया अपन ने? लिगेंड्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया? मेटल या मेटल आयन का नाम, उसके बाद एक साथ लिखना, कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है। फिर क्या किया? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर छोटे ब्रैकेट में रख दी, और फिर अगर, ध्यान रखिएगा, अगर तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है या न्यूट्रल आयन है या न्यूट्रल स्पीशीज है, यानी या तो धनावेशित है, उसके ऊपर चार्ज, या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मेटल का नाम जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया, है ना, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोऑर्डिनेशन जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, कौन, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके नाम के अंत में ATE 8 जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है अभी? 8। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये है, अगर इसको आप अलग करोगे तो ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी भाई, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्रोमियम 3rd लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं जोड़ा है, लेकिन
अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखो यहाँ पे आप ये वाली जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी जब उसको अलग करेंगे। तो अर्जेंटम के साथ ATE जोड़ दिया है तो क्या बन गया, वो अर्जेंटेट बन गया। तो एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो ही आपको 8 धातु नाम के अंत में जोड़ना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है अगर वो कैटायनिक या न्यूट्रल स्पीशीज है तो। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको अगर एक से ज़्यादा एक जैसे लिगेंड्स उपस्थित हैं, क्या एक से ज़्यादा, जैसे 2 एक जैसे हैं, जैसे 2 अमोनिया हैं तो डाई, 3 अमोनिया है तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर 7 भी हैं तो हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीफिक्स आप यूज करेंगे वो डाई ट्राई, 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, ये आप जो हमारे सिंपल लिगेंड्स हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा आदि। लेकिन मान लीजिए कॉम्प्लेक्स का ही खुद का नाम इतना बड़ा सा है ना, जैसे इथाइलिन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो नाम है, जो लिगेंड का नाम है, वो अगर बहुत स्पेसिफिकली ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स के केस में होता है कि उसके नाम में अगर पहले से ही डाई ट्राई पड़ा हुआ है या इतना बड़ा सा नाम आ गया कोई, तो आप क्या याद रखेंगे कि उसके नाम को तो स्मॉल ब्रैकेट में रख देंगे, बड़ा सा नाम जो भी है, जैसे इथेन 1,2 डाइएमीन है तो यहाँ पे आप डाई इथेन 1,2 डाइएमीन नहीं लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले डाई अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से यूज करेंगे उनकी संख्या दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए 3 इथेन 1,2 डाइएमीन के मॉलिक्यूल हैं तो ट्रिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसका नाम, ये भी ध्यान रखें कि अगर बिस ट्रिस आप यूज कर रहे हैं तो जो लिगेंड का नाम आएगा वो स्मॉल ब्रैकेट में ही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। और कभी कभी बिस ट्रिस के बाद आपको छोटा सा डैश भी दिखाई दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बात। तो बिस ट्रिस टेट्राकिस और लिगेंड का नाम किस में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये आप लिगेंड्स, एक जैसे लिगेंड्स की संख्या दिखाने के लिए ये प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, या तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं या बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम है तो। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन पैरेंथेसिस में लिखी जाती है, ये आपको बता ही दिया है आपको। और अगर हमारा जो एनायनिक लिगेंड है ना, अगर हमारे लिगेंड्स क्या है, एनायनिक लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम जैसे हम कल टेबल भी बना चुके हैं उसकी, जनरली आप देखोगे कि आइडो IDO से खत्म होगा, या तो जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो है ना, साइनाइड है तो साइनाइडो है, एमाइड है तो एमाइडो है, इस तरह से। तो आइडो से खत्म होगा, या आइटो भी होता है कई जगह, ठीक है। वो आप जो लिगेंड के नाम है वो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक बात ये कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर है तो उस सिस या ट्रांस, सिस अगर 2 एक जैसे ग्रुप एक ही साइड में है तो सिस, अगर एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं यानी विपरीत साइड में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर है तो उसको ट्रांस कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल में भी सिस ट्रांस की बात आती है, ठीक है। तो वो हमें नाम के अंदर भी दिखाने होते हैं, और नाम के सबसे पहले उस सिस या ट्रांस को लिखा जाता है। सिस और ट्रांस के बाद में एक छोटा सा डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ नियम कायदे हैं जो आप ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं मैंने, देखिए, जैसे CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, और ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और Cl3 काउंटर आयन के रूप में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर एनायन काउंटर आयन के रूप में है तो उसका सिंपल नाम लिखा जाएगा, अगर एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो फिर आइडो लिखा जाता है, या आइटो लिखा जाता है, या जो भी आपने नाम पढ़ा है वो लिखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 अमोनिया है, 3 वाटर हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। अमोनिया को एमीन बोलते हैं और वाटर को
एक्वा बोलते हैं, तो एमीन अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा, तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। और देखिए ये तो हो गया कैटायन का नाम पूरा, तो कैटायन और एनायन के नाम के बीच में क्या छोड़ा आपने, गैप छोड़ा है, और क्लोराइड। अब ये नहीं कि ट्राई क्लोराइड लिखो यहाँ पे, काउंटर आयन के साथ ये सब नहीं लगाना है आपको, जैसे पोटेशियम, जैसे बाहर K4FeCN6 है तो टेट्रा पोटेशियम, ऐसे नहीं लिखना है। ये डाई ट्राई कब लगाना है, जब आपका लिगेंड के रूप में हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में कोई आयन या न्यूट्रल स्पीशीज हो, तब ये ध्यान रखिएगा आप। तो क्लोराइड, और क्लोराइड देखिए बाहर है तो सिंपल क्लोराइड लिखा है, क्लोराइडो नहीं लिखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ये दूसरा कॉम्प्लेक्स लिगेंड वाली बात आ गई। यहाँ पे देखिए ट्रिस, 3 आपके पास इथेन 1,2-डाइमीन है, तो ट्रिस है ना, ट्रिस के बाद में कहीं कहीं डैश भी दिखाई दे सकता है, आप कंफ्यूज ना हो उससे, ठीक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ट्रिस, इथेन 1,2-डाइमीन, कोबाल्ट, सेकंड सल्फेट, ये देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा है, तो ये गैप आप जरूर छोड़ें, कैटायन के नाम के साथ और एनायन के नाम के साथ। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो धातु के नाम के साथ कोई 8 अपन ने नहीं जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, तो आपको भी नहीं जोड़ना है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये है जैसे ये वाला, इससे समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, हाँ ये जिसे साल्ट का जो कैटायन है, वैसे तो ये पोटेशियम बाहर रहता है इसके, लेकिन जो एनायन है इसका वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है, तो इसके ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए प्लेटिनम के नाम के साथ क्या जोड़ दिया, ATE, प्लेटिनेट जोड़ दिया है। यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लेटिनेट सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, दोनों ही जो आयन है कैटायन भी और एनायन भी, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के रूप में है। तो इनका नाम पहले वही कैटायन का नाम लिखना है, डाईएमीन, सिल्वर फर्स्ट, गैप, डाईसाइनाइडो, अर्जेंटेट फर्स्ट, क्योंकि सिल्वरेट फर्स्ट कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, अर्जेंटेट, यहाँ पे अर्जेंटम भी लिख सकते हैं हम, सिल्वर फर्स्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, अर्जेंटम फर्स्ट, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये कैटायन का नाम हुआ। यहाँ पे देखिए कोई 8 नहीं जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एनायन का नाम आया है उसके साथ क्या जुड़ गया, 8 जुड़ गया है, जुड़ गया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, पैरेंथेसिस में शो करनी है। इसी तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई, कभी कभी ये सीधा नाम से पूछ लिया जाता है कि सिस्प्लेटिन का IUPAC नाम लिखिए, तो सबसे पहले तो सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सिस्प्लेटिन के अंदर 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं और सिस फॉर्म के अंदर होते हैं। सिस फॉर्म का मतलब, जैसे ये प्लेटिनम है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये PT है और स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये Cl, ये NH3 और ये NH3, तो ये है हमारा सिस प्लेटिन, ठीक है। तो सिस प्लेटिन में देखिए हमने नाम में वैसे लिखा हुआ है सिस, तो आपको भी यहाँ पे IUPAC कहते हैं कि आप सिस को बताइए, तो सिस सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद एक हाइफन है छोटा सा, और देखो डाईएमीन, डाईक्लोराइडो, प्लेटिनम सेकंड। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल आपका क्या है, स्पीसीज है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसलिए कोई 8 नहीं जोड़ा है। तो कैटायन होगा तब भी नहीं जुड़ेगा, न्यूट्रल होगा तब भी नहीं जुड़ेगा 8। अगर एनायनिक है तो 8 जुड़ता है। जिसे साल्ट होता है पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो, इथीन प्लेटिनेट सेकंड, ठीक है। अगर ये सिर्फ एनायनिक फॉर्म में आपको पूछा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि एनायनिक फॉर्म में अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूछते हैं नाम लिखने के लिए, तो क्या करोगे आप, वही ट्राइक्लोराइडो, ठीक है, इथीन सिंपल नेम है इथीन, ठीक है। और प्लेटिनेट, क्योंकि एनायनिक फॉर्म में है तो क्या आएगा, प्लेटिनम के साथ जुड़ करके 8 आएगा, प्लेटिनेट सेकंड, और चूंकि आयन है तो आयन, गैप छोड़ के आयन आपको लिखना है, ये ध्यान रखिए। अगर आप सिर्फ आयन का नाम लिख रहे हो तो आखिर में क्या लिखना, आपको आयन शब्द लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो नाम गलत हो सकता है। क्योंकि ऑप्शनल के अंदर एक बिना आयन वाला नाम आपको दिखाई दे जाएगा और एक आयन वाला दिखाई दे जाएगा, तो आयन वाले को आपको चूज करना है। वैसे ये
पूरा अगर फॉर्मूला लिखें तो इसके साथ पोटेशियम भी होता है, यानी K PtCl3 डबल बॉन्ड CH2। तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई देगा, तो वहाँ पे आयन नहीं लिखेंगे ना, वहाँ पे तो कटायन कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। तो पहले क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो इथीन प्लेटिनेट सेकंड, इतना ही लिखा जाएगा फिर तो। लेकिन आयनिक फॉर्म में अगर पूछता है तो आयन आपको लिखना है, इसलिए इसको आयन के फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको किसी भी बुक में मिल जाते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको मिल जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। IUPAC अगर सीखना है तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, करना चाहिए। IUPAC आपके बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ करते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर पेंडिंग छोड़ देते हैं कि ये तो बाद में करेंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं। तो साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें जो भी आपको पढ़ाया जाता है, और मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, है ना। सीरियस होकर के पढ़ाई करें जितनी देर भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।